सभी पूर्व सैनिकों को वेतन सुरक्षा पे प्रोटेक्शन का लाभ प्रदान किए जाने की मांग करता हूँ। सरकार को आवश्यक कार्रवाई है संदर्भित। पांचवी श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी जी। धन्यवाद माननीय। प्रदेश के राज्य कर्मचारियों को कौन कहे माध्यमिक प्राथमिक उच्च शिक्षा में भी स्थानांतरण की सुविधा विद्यमान है। सनातनी विचारधारा की सरकार के रहते हुए प्राच्य भाषा और देववाड़ी के ध्वजवाहक संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों और संस्कृत महाविद्यालयों के शिक्षकों के साथ भारी अन्याय किया जा रहा है। इन शिक्षकों के स्थानांतरण के संबंध में न तो ऑफलाइन और न ही ऑनलाइन की सुविधा प्रदान की गई। परिणाम स्वरूप ये शिक्षक अपने साथ सौतेला व्यवहार से व्यथित हैं। शासन द्वारा संस्कृत शिक्षकों के संबंध में ऑनलाइन को कौन कहे ऑफलाइन की भी उक्त सुविधा इस वर्ष प्रदान नहीं की गई। संस्कृत महाविद्यालयों के शिक्षकों के एकल स्थानांतरण के संबंध में अभी तक कोई व्यवस्था ही नहीं दी गई। एकल स्थानांतरण की सुविधा न होने के कारण सरकार के प्रति इन शिक्षकों एवं उनके परिवारों में भारी रोष एवं आक्रोश व्याप्त है। स्थिति गंभीर एवं चिंताजनक है। अतः इस अविलंबनीय लोकमत के सुनिश्चित परस्पर सदन के माध्यम से मैं एकल स्थानांतरण के संबंध में तत्काल आदेश निर्गत किए जाने हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ। सरकार को आवश्यक कार्रवाई है संदर्भित। छठवीं सूचना श्री बिच्छेलाल राम जी। प्रदेश की खराब ग्रामीण रास्ता को बनवाने की तरफ आकृष्ट कराना चाहता हूं। जनपद मऊ के विकासखंड रतनपुरा तहसील सदर ग्राम पंचायत रजमलपुर के निवासियों की ओर से बिकायल राजभर के घर से डॉक्टर रामविलास राजभर के घर होते हुए किशुन राजभर नवानगर के घर तक पिच रोड नवनिर्माण कार्य लंबाई लगभग 800 मीटर कराए जाने के संबंध में मांग किया है, जो जनहित में आवश्यक है। रास्ता न बनने से जनमानस में काफ़ी रोष व आक्रोश व्याप्त है। अतः इस अविलंबनीय व लोक महत्व कार्य को कराया जाना जनहित में आवश्यक है। इसलिए इस संबंध में मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। सरकार को आवश्यक कार्रवाई संदर्भित। इसके अलावा 6 सूचनाएं श्री हंसराज विश्वकर्मा जी, श्रीमती रमा निरंजन जी, डॉक्टर रतनपाल सिंह जी, इंजीनियर अवनीश कुमार सिंह जी, अशोक अग्रवाल जी और डॉक्टर हरि सिंह ढिल्लो जी। ये 6 सूचनाएं बिना पढ़े सरकार को आवश्यक कार्रवाई हेतु संदर्भित करते हैं। नियम 105 की पहली सूचना है श्री लाल बिहारी यादव जी, श्री राजेंद्र चौधरी जी, बलराम यादव जी, आशुतोष सिन्हा जी, किरण पाल कश्यप जी, डॉक्टर मान सिंह यादव जी, मोहम्मद जासमीर अंसारी जी, शाह आलम जी, मुकुल यादव जी, शाहनवाज खान जी। इनकी सूचना है। अपनी सूचना पढ़िए। मान्यवर, जब से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, शिक्षा का स्तर सरकार की गलत नीतियों के कारण दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। वर्तमान सरकार दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यक, शोषित एवं वंचित समाज के लोगों की घोर विरोधी है। प्रदेश सरकार नहीं चाहती है कि इन सभी समाज के बच्चे शिक्षित हों। सरकार षड्यंत्र करके इन समाज के बच्चों को शिक्षा से दूर कर रही है। प्राथमिक विद्यालयों में बुनियादी सुविधाओं के कारण शिक्षा का स्तर प्रतिदिन गिरता चला जा रहा है। बेसिक शिक्षा के हजारों प्राथमिक विद्यालयों में जिसमें छात्रों की संख्या 50 से कम है, उनको बंद करके उनके शिक्षकों तथा बच्चों को मर्ज करने के लिए शासनादेश जारी किया गया है। वह गैर संवैधानिक है। प्रदेश की योजना विभाग के 2021-22 में आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश सरकार में 1,40,000 प्राथमिक स्कूल थे, जबकि वर्ष 2015-16 में लगभग 1,62,645 प्राथमिक विद्यालय थे। यानी 2015-16 के मुकाबले यह संख्या अब और कम हो गई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अनुसार एक वर्ष में यूपी में
8 लाख बच्चों को सरकारी स्कूलों से बाहर हो गए हैं। स्कूल बंद होने से लाखों सहायक शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों और शिक्षा मित्रों की नियुक्ति प्रभावित होगी। आरटीआई एक्ट के तहत 300 की आबादी वाले गांव में 1 किलोमीटर के दायरे में 6 से 14 साल तक के बच्चों को मिलने वाली निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार भी प्रभावित होगा। सरकार के अधिकारी अभिभावकों को आश्वासन दे रहे हैं कि स्कूल बंद हो जाने के बाद दूसरे स्कूल तक जाने के लिए वाहन की व्यवस्था कराया जाएगा, लेकिन इसके लिए के संबंध में कोई लिखित शासनादेश जारी नहीं किया गया है। सरकारी अधिकारी अभिभावकों से सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने का दबाव बना रहे हैं। दूसरी तरफ शिक्षा के अधिकार को निजी हाथों में देने की सरकार की योजना बना ली है। सरकार शिक्षा को पूंजीपतियों के हवाले करना चाहती है, जिससे गांव, गरीब, किसान, मजदूर तथा मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे शिक्षा से वंचित हो जाएंगे। सरकार वर्ष शिक्षकों से गैर शिक्षक कार्य लेती है। विद्यालयों में लगभग 35% शिक्षकों का स्थान भी रिक्त है तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की नियुक्ति आउटसोर्सिंग पर कर दी गई है। शिक्षा का स्तर गिरने के कारण सरकार की गैर संवैधानिक नीति से स्थिति विस्फोटक हो गई है। लोग आंदोलित हो रहे हैं, अतः सदन की कार्रवाई रोककर इस अवलंबनीय लोक महत्व के प्रकरण पर चर्चा कराए जाने की मांग करता हूं। डॉक्टर मान सिंह यादव जी। माननीय सभापति महोदय, आज का विषय शिक्षा पर बहुत ही गंभीर है और यह विषय शिक्षा के गिरते हुए स्तर पर है। लेकिन माननीय सभापति महोदय, वर्तमान सरकार अब शिक्षा के गिराने से एक पायदान और आगे बढ़ गई है, उसको मिटाने की बुनियाद बन रही है। माननीय सभापति महोदय, शिक्षा किसी भी राष्ट्र के निर्माण की आधारशिला होती है और यह साबित हो चुका है कि जितने भी विकसित राष्ट्र हैं, अगर उन्होंने विकासशील से विकसित होने तक की यात्रा तय की है तो निश्चित तौर पर उसमें 90% जो मेन कारक निहित थे वो शिक्षा थी। लेकिन वर्तमान भारतीय जनता पार्टी जो शिक्षा का महत्व है, जो शिक्षकों को लेकर के उनकी सोच है, उनकी मंशा है, उसके बारे में मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। माननीय सभापति महोदय, वर्तमान समय में प्राथमिक और जूनियर के लगभग 4,17,886 पद सृजित हैं, जिसमें लगभग 1,20,000 पद रिक्त हैं। माननीय सभापति महोदय, इसी तरह माध्यमिक शिक्षा में सहायक अध्यापक के लगभग 70,000 पद सृजित हैं और रिक्त कितने हैं? 20,999। माननीय सभापति महोदय, 2018 में 69,000 शिक्षक भर्ती शुरू की जाती है और आज हम 2025 में बैठे हुए हैं, लेकिन आज तक जो 69,000 भर्ती में आरक्षण का घोटाला किया गया, आज वह हमारा जो शिक्षक है दर दर भटकने को मजबूर है। माननीय सभापति महोदय, शिक्षा को मिटाने के लिए एक और खूबसूरत षड्यंत्र रचा गया, कंपोजिट।
एक जगह पर इनका कंपोजिट तो बहुत सफल था। माननीय सभापति महोदय, जिस तरीके से शब्दों को खेलने की जादूगरी वर्तमान सरकार को आती है, मुझे लगता है इतिहास के किसी पन्ने में देखने को नहीं मिलेगा। कंपोजिट इन्होंने शराब पे लागू किया, जहां इन्होंने जनता को कहा कि देसी और अंग्रेजी एक ही जगह पीजिए, वो तो कंपोजिट बहुत सफल रहा। उस बेचारे को ज्यादा यात्रा नहीं करनी पड़ेगी, इकट्ठे पी लेगा लेकर के। लेकिन जो शिक्षा में इन्होंने कंपोजिट शब्द का इस्तेमाल किया, वो जनता के साथ एक बहुत बड़ा धोखा था। वह इसलिए धोखा था कि जूनियर का जो एक प्रधानाचार्य होता था और प्राथमिक का होता था, तो इन्होंने दोनों को मिला के कर दिया कंपोजिट, यानी एक पद को इन्होंने समाप्त कर दिया। माननीय सभापति महोदय, जहां एक तरफ संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कहते थे कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा, तो आज ये गरीब किसान मजदूर के बच्चों से उस दूध को छीन लेना चाहती है। माननीय सभापति महोदय, एक हास्यास्पद स्थिति और मैं बता रहा हूं शिक्षा के स्तर को गिराने की। इन्होंने एक परिकल्पना की कि हम प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च, टेक्निकल, अल्पसंख्यक सभी टीचरों की भर्ती हम एक आयोग के तहत सुनिश्चित कराएंगे, और उस आयोग का इन्होंने नाम रखा राज्य शिक्षा सेवा आयोग। और माननीय सभापति महोदय, राज्य शिक्षा सेवा आयोग की मैं उपलब्धि बता दूं। राज्य शिक्षा सेवा आयोग में सितंबर 2024 में प्रोफेसर कीर्ति पांडे जी का अध्यक्ष के पद पर नियुक्त की जाती है। अब एक साल तक जब वो पद पर बैठी रही और एक भी भर्ती नहीं कर पाई, तो इस्तीफा दे करके सितंबर 2025 में वहां से विदा होती। माननीय सभापति महोदय, इसके बाद अभी हाल ही में कल पेपर में पढ़ रहा था कि एक आईपीएस की नियुक्ति राज्य शिक्षा सेवा आयोग पर कर दी जाती है। माननीय सभापति महोदय, हमारे शिक्षा विभाग में बड़े बड़े प्रोफेसर हैं, चांसलर हैं, वाइस चांसलर हैं, शिक्षाविद हैं, वैज्ञानिक हैं। आप चाहते तो किसी की भी नियुक्ति कर सकते थे, लेकिन जैसा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने समाजवादी पार्टी के कल कहा, पत्रकारों ने जब इंटरव्यू लिया कि अब फर्जी इनकाउंटर के बाद फर्जी शिक्षकों की नियुक्ति के लिए इन्होंने एक पूर्व डीजीपी को उस पद पर बैठाया है। माननीय सभापति महोदय, कब तक यह जनता के आंख में धूल झोंकते रहेंगे? यह विषम परिस्थिति होती कि जब हमारे पास कोई प्राचार्य नहीं होता, कोई शिक्षाविद नहीं होता, कोई वैज्ञानिक नहीं होता, कोई प्रोफेसर नहीं होता, तब आप कहते कि हमारा काम नहीं चल रहा है, हम रिटायर्ड डीजीपी को ला रहे हैं। यह तो आपका अजीब खेल है। आप अपने ऋण को जनता का बलिदान देकर के उतारोगे कि फर्जी इनकाउंटर ने जो इस तरह का खेल खेला है, अब उसको हम सूद ब्याज सहित चेयरमैन के पद पर बैठाएंगे। माननीय सभापति महोदय, एक प्रसंग मैं और लाना चाहूंगा। 1999 और 2000। डॉक्टर मान सिंह जी, समय भी देख लीजिए। माननीय सभापति महोदय, ये इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इससे आप विकसित राष्ट्र से, विकासशील राष्ट्र से विकसित राष्ट्र की यात्रा तय करेंगे। अगर इस रास्ते में इतने रोड़े डाल देगी भारतीय जनता पार्टी, तो हम फिर 100 साल पीछे चले जाएंगे। फिर समय का ध्यान रखिए जरा। माननीय सभापति महोदय, बहुत कम समय में अपने आप को ब्रीफ करता हूं। माननीय सभापति महोदय,
शिक्षा मित्र जो उस गांव का टॉपर था, और उस गांव का जो वो टॉपर था, इस बिहाफ पर उसकी भर्ती की गई कि ये शिक्षकों की तरह ही पढ़ाएगा और शिक्षकों की तरह ही इसका पूरा ख्याल रखा जाएगा। लेकिन अभी मैंने देखा कि पिछले सत्र में प्रश्न किया गया कि क्या समान कार्य का समान वेतन दिए जाने की कोई नीति है शिक्षा मित्रों की, तो उत्तर आया जी हां, किंतु शर्त यह है कि पद की परिस्थिति समान हो। माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री बताएंगे कि परिस्थिति समान है क्या? क्या वहां वो शिक्षा की जगह पर कोई दुकान चलाते हैं कि बच्चों को ना पढ़ा करके कोई वो खेतीबाड़ी करने लगते हैं? परिस्थिति है क्या? आप कब तक जनता की आंख में धूल झोंकते रहेंगे? आज माननीय सभापति महोदय, बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, अगर मैं दिवंगत शिक्षा मित्रों की सूची पढ़ने लगूंगा तो मुझे लगता है पूरा दिन बीत जाएगा, तब भी उनकी। अब समाप्त करिए, माननीय सभापति महोदय, समाप्त करिए डॉक्टर। जी जी, माननीय सभापति महोदय, सरकार की नाकामियां और अदूरदर्शिता और हठधर्मिता, इसके चलते माननीय सभापति महोदय कि अभी हाल ही में कमलेश तिवारी थे बक्सेड़ा बहरिया के, उनकी जान चली गई। माननीय सभापति महोदय सूर्य प्रताप सिंह बिगहिया उरुआ के थे, उनकी जान चली गई। माननीय सभापति महोदय राम बाबू कनौजिया थे बलापुर, वो आत्महत्या कर लिए। माननीय सभापति महोदय जी कुछ सुझाव दीजिए या तो। जी हाँ, माननीय सभापति महोदय, मेरा सुझाव है आप समान कार्य का समान वेतन दीजिए शिक्षा मित्रों। ठीक। माननीय सभापति महोदय, मेरा सुझाव है आप कंपोजिट का जो कॉन्सेप्ट है वो आप शराब पर लागू करिए, तस्करी पर लागू करिए, जहां लागू करना हो करिए, लेकिन शिक्षा पर जो ये कंपोजिट शब्द है वो एक अभिशाप की तरह है, आपके एक व्यक्ति का रोजगार छीनती है। इसलिए मेरा सुझाव है कि ये कंपोजिट शराब तक ही सीमित रखे, जहां माननीय मंत्री जी देसी अंग्रेजी एक जगह पिलाइए, समाप्त करिए, लेकिन यह कंपोजिट आप शिक्षा पे न लाइए। अब माननीय सभापति महोदय, समाप्त करिए। मैं बिल्कुल माननीय सभापति महोदय मैं समाप्त कर रहा हूं। समाप्त करिए, 11 मिनट हो गया। जी जी, माननीय सभापति महोदय, पुरानी पेंशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इससे लाखों लाख शिक्षक कर्मचारी आए दिन आंदोलन करते हैं। यह मुद्दा इतना गंभीर है जिसकी वजह से पठन पाठन भी बाधित हो रहा है। माननीय सभापति महोदय, मैं पीठ के माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि बहुत सारे राज्य पुरानी पेंशन लागू कर दिए। अब आप अपने दूसरे सदस्य का समय ले रहे हैं। जी नहीं, माननीय सभापति महोदय, बिल्कुल बिल्कुल मैं ये चाहूंगा कि माननीय सभापति महोदय अन्य प्रदेशों की तरह उत्तर प्रदेश में भी पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू कर दिया जाए। बहुत बहुत आभार माननीय सभापति। कौन बोलेगा? माननीय आशुतोष सिन्हा जी। मान्यवर, आज जो 5-6 मिनट में अपनी बात करिए। मान्यवर, ऐसे कैसे करेंगे? क्यों ऐसे कैसे नहीं होगा? ये कौन सी बात है? सबको संरक्षण नहीं, ये कौन सी बात है? नहीं, ये गलत बात है। ऐसा ना करिए, ऐसा नहीं है। समय का ध्यान रखिए। आपसे चाहिए वो सब आगे आपकी इच्छा। समय का ध्यान रखिए। हाँ मान्यवर, आज ये जो विषय शिक्षा के गिरते हुए स्तर का आया है, ये मान्यवर मात्र शिक्षा का विषय नहीं है, ये हमारे आने वाली पीढ़ियों के भविष्य का भी सवाल है। और मान्यवर, ये सरकार शिक्षा का जो स्तर गिर रहा है वो मान्यवर कोई संयोग नहीं है, ये उत्तर प्रदेश की सरकार की सुनियोजित षड्यंत्र का हिस्सा है। मैं मान्यवर इसलिए कहना चाहता हूं कि गरीब, मजदूर, किसान, आदिवासी, जो दलित हैं, पिछड़े हैं, अल्पसंख्यक हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, ऐसे परिवार के बच्चे हमारे प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा ले रहे हैं। और सरकार का ये एजेंडा है किस तरह से ऐसे लोगों को शिक्षा से वंचित किया जाए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की भी चर्चा कर रहे थे कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा था कि यदि हमारी पीढ़ियां शिक्षा से वंचित होंगी तो हमारा समाज कमजोर होगा और आने वाले समय में अपने हक और अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ पाएगा।
सरकार इसी बात का फायदा उठाना चाहती है कि जहां शोषित वंचित लोग अपने हक और अधिकार की बात इस सरकार से न करें, इसीलिए शिक्षा से उसको वंचित किया जा रहा है। मान्यवर, मैं ये बात इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि यूडाइस डाटा 2023-24 के अनुसार 1,52,18,357 बच्चों में 81% बच्चे जो हमारे दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक समाज के आते हैं। और मान्यवर, उत्तर प्रदेश की सरकार जब 1:20 का रेशियो की बात करती है, वहीं 8,866 विद्यालय ऐसे हैं जहां मात्र एक शिक्षक से शिक्षा दिलाने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है। आज जो शिक्षक भर्ती की बात मान्यवर शिक्षा की भर्ती नहीं करना चाह रही है, इसलिए नहीं करना चाह रहे क्योंकि 3,08,316 पद रिक्त हैं, जिसमें से कुछ का विज्ञापन किया, कुछ का विज्ञापन अभी भी करीब 1.5 लाख से ऊपर पदों का विज्ञापन सरकार नहीं कर पा रही। और जहां शिक्षक एक तरफ सारे राष्ट्रीय कार्यक्रमों में, चाहे वो जनगणना हो, बाल गणना हो, पशु गणना हो, या जितने भी राष्ट्रीय कार्यक्रम होते हैं, पूर्व में मैंने कहा प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री के चुनाव तक उनको लगाया जाता है, बीएलओ की ड्यूटी में उनको लगाया जाता है, सारे राष्ट्रीय कार्यक्रमों में अपना पूरा योगदान देते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनके साथ ही अन्याय और अत्याचार ये उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि 1 सितंबर 2025 का वो काला दिन जब माननीय सुप्रीम कोर्ट के सिविल अपील संख्या 1385/2025 में ने फैसला दिया कि आरटीई 2009 से पूर्व जो नियुक्त शिक्षक हैं उनको टीईटी की परीक्षा पास करना अनिवार्य होगा। मान्यवर, जो 20 साल 30 साल से अपनी शिक्षा में अपना जीवन जिसने लगा दिया बच्चों को पढ़ाने के लिए, और क्या ये न्याय है मान्यवर कि पुराने नियमों में जिनकी नियुक्ति हुई, उनको, जिन्होंने राष्ट्र निर्माण का काम किया, उनको आज बेरोजगार और अपमान झेलने के लिए सरकार विवश करने का काम कर रही है। शिक्षकों का जो संघर्ष है मान्यवर, 5 साल से ज्यादा सेवा बाकी जिनकी है, उनको 2 साल के अंदर टीईटी की परीक्षा पास करना है, नहीं तो उनको जबरदस्ती रिटायर कर दिया जाएगा, बाकी को प्रमोशन से वंचित किया जाएगा। यह मान्यवर उनके खून पसीने की कमाई पर डाका डालने जैसा है। मान्यवर, हमें एनसीटीई की 23 अगस्त 2010 की अधिसूचना के पैरा 4 को भुला दिया, जो स्पष्ट कहती है कि 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों को टीईटी से छूट है। 2017 में आरटीई संशोधन और सरकार के 3 अगस्त 2017 के पत्र ने भी यह बात की पुष्टि की है। मान्यवर, एनसीटीई का जो शपथ पत्र है वो चीख चीख कर ये बात कहता है कि जो हमारे पुराने शिक्षक हैं उनको टीईटी की परीक्षा उन पर लागू नहीं होती। मान्यवर, सरकार ने अगर ठीक से पैरवी की होती सुप्रीम कोर्ट में तो शायद ये निर्णय नहीं आया होता। ये सरकार का फेल्योर है। मान्यवर, इस सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है उसमें सरकार जानबूझ के, सरकार की साजिश है कि शिक्षकों को किस तरह से निकाला जाए। मान्यवर, मैं मांग करना चाहता हूं कि आरटीई की एक्ट की धारा 23 में एनसीटीई की अधिसूचना को शामिल कर सरकार जो शिक्षक हैं उनकी स्थायी छूट देने का काम ये उत्तर प्रदेश की सरकार करे। मान्यवर, लगातार शिक्षकों के साथ, शिक्षा मित्रों के साथ, अनुदेशकों के साथ लगातार ये सरकार अन्याय और अत्याचार कर रही है। जहां बच्चों की उपस्थिति कम होती है वहां भी अध्यापकों को दोषी ठहराया जाता है। मिड डे मील जिसका संचालन ग्राम प्रधान करते हैं और उसमें उसकी मुख्य भूमिका होती है ग्राम प्रधान की, उसमें भी अध्यापक दंडित किए जाते हैं। 2016 के बाद कोई पदोन्नति मान्यवर किसी जनपद में नहीं आई। अंतर जनपदीय स्थानांतरण भी सरकार मान्यवर नहीं कर रही है। जूनियर में जो प्राध्यापकों की वरीयता का आधार था, पूर्व की भांति इनको खंड शिक्षा अधिकारी के पद पर पदोन्नत करने का काम सरकार करे, ये हम सरकार से मांग करते हैं। मान्यवर, पुरानी पेंशन जो पूर्व में हमारे साथी ने कहा बहुत महत्वपूर्ण विषय है, और शिक्षक को आप उनको सम्मान नहीं देंगे, उनको व्यवस्था नहीं देंगे तो हमारे आने वाली पीढ़ियां कमजोर होंगी। इसलिए पुरानी पेंशन फिर से बहाल करने का काम सरकार करे और परिषदीय मृतक आश्रित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को पदोन्नति संबंध मुख्य सचिव की जो सहमति के उपरांत शासनादेश निर्गत नहीं हो पाया उसको निर्गत करने का काम करे। मान्यवर, बहुत जगह अपार आईडी और आधार कार्ड बनवाने के लिए शिक्षकों को लगाया जा रहा है। मैं मान्यवर आप सदन के माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि इन सब कामों से लेकर सरकार जो है अध्यापकों को दूर रखने का काम करे। और सबसे ज्यादा अविश्वास अगर सरकार को किसी पे है
हमारे शिक्षकों पे है, इसलिए वो ऑनलाइन फीस अटेंडेंस और ऑनलाइन ऐप इतने लेकर आए मान्यवर। और ये ऑनलाइन ऐप और ऑनलाइन फीस जितनी भी व्यवस्था, आज मैं मान्यवर सोनभद्र मेरा निर्वाचन क्षेत्र है, कई क्षेत्र वहां पर ऐसे हैं जहां आज भी नेटवर्क मोबाइल का नहीं आता, वहां ऑनलाइन फीस अटेंडेंस की बात सरकार इस तरह से, जहां एक तरफ नेटवर्क नहीं दे पा रही है वहां ऑनलाइन और जो ऐप की बात कर रही है सरकार से। मैं कहना चाहता हूं मान्यवर, जितने अरबों खरबों रुपए खर्च करके और जितना लंबा मोटा कमीशन लेकर अधिकारी ये जो लेके ऐप आ रहे हैं, ये पूरे के पूरी तरह सरकार जो है लंबे कमीशन का खेल चल रहा है मान्यवर। इसको बंद करते हुए उससे ज्यादा अच्छा होगा कि अगर उनको अच्छी तरह से स्मार्ट क्लास की व्यवस्था की जाए, अच्छी पढ़ाने की व्यवस्था की जाए, डेस्क बेंच की व्यवस्था की जाए तो ज्यादा उचित होगा मान्यवर। मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए बस इनकी एक प्रमुख मांग जो शिक्षकों की, क्योंकि आप जब तक उनकी मांग को नहीं रखेंगे, उनकी मांग नहीं सुनेंगे, तब तक व्यवस्था नहीं हो पाएगी। सभी विद्यालयों में प्रधानाध्यापक की नियुक्ति की जाए, सभी रिक्त पदों को दोबारा भर दिया जाए, अंतर जनपदीय और अंतर जनपदीय स्थानांतरण शुरू किए जाएं, हाफ CL 31 EL सेकेंड सैटरडे लीव कर्मचारियों की भांति इनको भी मिलने का काम हो मान्यवर। सभी विद्यालयों में सुरक्षा हेतु चतुर्थ कर्मचारी नियुक्त किए जाएं, सभी विद्यालयों में शिक्षण अवधि के जब तक चलती रहे तब तक बिजली और नेटवर्क की गारंटी सरकार उपलब्ध कराए, इनको कैशलेस सुविधा जो हम लोग लगातार मांग रहे हैं सर उसकी व्यवस्था हो, 10 लाख रुपए तक का सामूहिक बीमा हो, राज्य कर्मचारी का दर्जा प्राप्त हो। इन्हीं शब्दों के साथ मान्यवर मैं बस यही कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है ये लगातार जो है शिक्षा विरोधी है और इन्होंने लगातार जितने हमारे शिक्षक हैं, अनुदेशक हैं और शिक्षा मित्र हैं, इनके साथ अत्याचार और अन्याय करने का काम कर रही है। इसलिए आज सदन के माध्यम से इस महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा कराए जाने की मांग करते हैं। माननीय नेता विरोधी दल। माननीय सभापति महोदय, आज समाजवादी पार्टी की तरफ से नियम 105 के तहत जो है उत्तर प्रदेश में शिक्षा के गिरते हुए स्तर की तरफ सरकार का ध्यान आकृष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर 9,508 विद्यालय ऐसे हैं जो एकल अध्यापकों द्वारा संचालित हैं और इन अध्यापकों से शिक्षा के अलावा अन्य कार्य लिए जाते हैं। इनसे इनको BLO भी बनाया जा रहा है, इनसे सरकारी सारे काम लिए जा रहे हैं। जब इनका जो है इनके रिक्तियां इतना ज़्यादा है जिसको सरकार पूरा नहीं कर पा रही है और कम संख्या में लोग हैं जो पढ़ाई लिखाई का काम, बच्चों को शिक्षित करने का काम कर रहे हैं, इसके बावजूद भी इनसे अन्य काम लिया जा रहा है। हमारा एक निवेदन है आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश की सरकार से, इस नेता सदन से, कि शिक्षकों को शिक्षा के अलावा अन्य कोई कार्य जो है न लिए जाएं तो शिक्षा के स्तर में जो है गिरावट को रोका जा सकता है। क्योंकि शिक्षकों के अभाव में बच्चे जो है खाली रहते हैं और वह पढ़ाई लिखाई की तरफ उन्मुख नहीं हो पाते हैं। यह स्थिति आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो उत्तम प्रदेश की तरफ जाने की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उसमें आज भी 9,508 विद्यालय एक अध्यापक की बदौलत चलाए जा रहे हैं। वह कक्षा 1 में पढ़ाएगा कि 2 में पढ़ाएगा कि 3 में पढ़ाएगा कि 4 में कि 5 में, किस क्लास में पढ़ाएगा और कैसे विद्यालय चल रहे हैं। जो दूसरी चीज़, एक सामयिक चीज़ माननीय सभापति महोदय मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ये शीत अवकाश आ गया, शीत का समय हो गई, शीत अवकाश होता है। तो हमारी सरकार एक आदेश जारी करती है कि विद्यालय फला तारीख से फला तारीख तक बंद रहे और अध्यापक की उपस्थिति अनिवार्य है। अब मेरी बात ये समझ में नहीं आती कि अध्यापक क्या मानव नहीं है, क्या उसको ठंडा नहीं लगता है? जब भीषण ठंडी पड़ रही हो
तो कब विद्यालय के ईंट को अगोरने के लिए, उसको जो है विद्यालय की ईंट गिनने के लिए कौन सा ऐसा काम है कि अध्यापक की उपस्थिति अनिवार्य कर दी जाती है। मेरा आपके माध्यम से नेता सदन से अनुरोध है कि इस बार जो है शीत अवकाश में ऐसे शासनादेश न जारी किए जाएं, जब विद्यालय बंद हो, बच्चे जब कोई लिए जो है पाबंदी लगाई जाए कि ठंडी की वजह से विद्यालय न आवे, तो अध्यापकों की भी को उसमें छूट दी जाए, वह भी जो है शीत से बच सके। यह हमारा आपसे निवेदन है। जहाँ तक शिक्षा के गिरते हुए स्तर में अध्यापकों की कमी आड़े हाथ आ रही है, जो है उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सभी स्वीकृत पद जो है 1,62,198 पद हैं, उसके सापेक्ष जो है 41,338 पद अभी रिक्त हैं। इनकी रिक्तियां को भरने के लिए 2021 में परीक्षा आयोजित की गई और 6/9/22 को परिणाम भी आ गया। माननीय सभापति महोदय, चयनित अभ्यर्थी 2022 से अभी तक उनको नियुक्ति की प्रतीक्षा में बैठे हुए हैं। 22 से आज तक उनको नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया और पद जो है 41,338 रिक्त हैं। इसलिए नेता सदन का मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि इन रिक्तियों को तत्काल जो है पूरा कराया जाए, ताकि बच्चों को पढ़ने के लिए जो है अध्यापक जो है उपलब्ध हो सकें। जो है जहां तक शिक्षा के गिरते हुए स्तर का एक नमूना मैं आपको बताना चाहता हूं कि सत्र 2023-24 में 1,48,18,053 छात्र पंजीकृत रहे प्राथमिक में सभापति महोदय, और वर्तमान में 1,31,67,503 छात्र पंजीकृत हैं। जो है 16,50,550 छात्र जो है कम हो। इससे साबित आंकड़ा, ये सरकार का आंकड़ा है, सरकार ने उत्तर दिया है सदन के अंदर, वह जो है उसके आंकड़े से मैं बता रहा हूं कि 16,50,550 छात्र जो है पंजीकृत इस साल कम हुए, और जिसमें 93,000 बच्चों को आउट ऑफ स्कूल, मतलब जो स्कूल में उनका कहीं भी दाखिला नहीं है, ये 93,000 बच्चे स्कूल छोड़ दिए। ये जो है शिक्षा का गिरता हुआ स्तर का ये नमूना है। मान्यवर, मैं प्रदेश में जो छात्रों को अनुशासनहीनता को रोकने के लिए जो शिक्षक कदम उठाते हैं, उस पर भी सरकार द्वारा तमाम शासनादेश जारी किए जाते हैं। ऐसे ऐसे शासनादेश जारी किए जाते हैं कि वह निरंकुश हमारे छात्र होते चले जा रहे हैं। हम लोग जब पढ़ते थे तो हम लोगों से क्या क्या काम नहीं कराया जाता था। जो है खेती का भी काम कराया जाता था, पढ़ाई का भी काम कराया जाता था। हम लोगों से कान पकड़ करके उठने बैठने की भी बात कही जाती थी। जो है लेकिन आज इस तरह के अगर कोई भी काम हमारा शिक्षक अगर कर रहा है तो अभिभावक भी उसके ऊपर जो है हावी हो जा रहा है, और पुलिस, जिसको विद्यालय परिसर में नहीं घुसना चाहिए, वो पुलिस भी विद्यालय परिसर में जाकर के जो है FIR दर्ज कराने से लेकर और शिक्षकों को जेल में डालने तक का काम कर रही है, जिससे जो है अनुशासनहीनता जो है बढ़ती जा रही है और इस शिक्षा का स्तर गिरता चला जा रहा है। जहाँ तक माध्यमिक वित्तविहीन विद्यालयों में सेवा नियमावली, हमारी सरकार जो है, हमारी शिक्षा मंत्री जी बीमार हैं, पता किया वो नहीं आज हैं, और यह सेवा नियमावली कई वर्षों से बन रही है महोदय। हमारी मान्यता पहले जब इंटरमीडिएट एजुकेशन एक्ट की धारा 7 क में थी, उसको इसी सदन में 23 में जो है 7(4) में परिवर्तित कर दिया गया। तो
तो 7-4 में परिवर्तित करने के बाद हमारी मान्यता जब 7-4 में चली गई तो जो सेवा नियमावली जो वहाँ बनी हुई है पहले से एक्ट में है 16/6 वह हमारे ऊपर लागू हो जानी चाहिए, लेकिन दूसरी सेवा नियमावली बनाने की सरकार बात कर रही है। सेवा नियमावली बनकर के गई शासन में, फिर रिवर्ट हो गई है। अब कब तक बन पाएगी उसका कोई ठिकाना नहीं है। और हमारे वित्तविहीन विद्यालय का जो शिक्षक है जिसकी बहुत दशा खराब है। मानवर, मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ, आपका ध्यान, आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि जब शिक्षक मेंटली जो है संतुष्ट नहीं रहेगा तो अच्छी शिक्षा नहीं दे सकता। 2000-4000 रुपया पा करके वह व्यथित जिंदगी को व्यतीत करते हुए माध्यमिक शिक्षा में 70 से 80% जो भागीदारी दे रहा है, उसको मानसिक रूप से जो वह स्वतंत्र नहीं है। जब मानसिक रूप से स्वतंत्र व्यक्ति नहीं है, उसको न सरकार द्वारा मानदेय मिल पा रहा है, प्रबंधक द्वारा 2000, 4000, 5000 रुपया मानदेय दिया जा रहा है, इस महंगाई का वो मुकाबला नहीं कर पा रहा है और अल्प मानदेय की वजह से, और न सरकार उसको जो है मानदेय देने की कोई बात कर रही है। तो माध्यमिक शिक्षा का जब 70 से 80% भाग जो है मानसिक रूप से पीड़ित शिक्षकों द्वारा दिया जाएगा मान्यवर, तो आप खुद समझ लें कि शिक्षा का किस तरह से स्तर जो है उठाया जा सकता है। इसलिए हम चाहते हैं इस सरकार से कि वित्तविहीन शिक्षकों को तत्काल जो है उनके जीवन यापन के लिए जो है 105 वालों को जरा बुलाइए, मानदेय की व्यवस्था करे जो है। और जहाँ तक एडेड विद्यालयों में मान्यवर पुरानी पेंशन के विषय में हमारे साथियों ने बात किया। पुरानी पेंशन पर बहुत लंबे समय से लड़ाई चल रही है और जिसको हम जो है बुढ़ापे की लाठी कहते हैं, और बुढ़ापे में यही सहारा देती है, क्योंकि जो भी व्यक्ति मेरी जहाँ तक समझदारी है सरकार कि जब तक पैसा कमाता है वेतन महीने का पाता है, तब तक तो वह रूटीन वे में खर्च करते चला जाता है। बुढ़ौती के लिए उसको जो है वो जो लाठी का काम करती है, लाठी के रूप में सहारा पेंशन करती है, इसलिए उसको पेंशन की ज़रूरत है, जिसकी मांग पूरी देश में हो रही है, प्रदेश में हो रही है, और उसको देने की सरकार जो है तत्काल व्यवस्था करे। और सबसे बड़ी समस्या एडेड विद्यालयों में आ गई है कि उनके ये चयन बोर्ड आयोग की धारा 21, 18 और 12 को इस तरह से संशोधित कर दिया गया कि उनकी सेवा नियमावली ही अपंग हो गई। एक नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत है माननीय सभापति महोदय कि जिसको जिस पद पर रखने का अथॉरिटी जो होती है उसी को निकालने का भी अधिकार होता है, लेकिन यहाँ पर चयन बोर्ड आयोग माध्यमिक शिक्षा में चयन बोर्ड आयोग नियुक्ति करता है और निकालने का अधिकार जो है डीआईएस को दे दिया गया। ये जो है ये नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के खिलाफ है, क्योंकि नियुक्ति जो है चयन बोर्ड आयोग करे और उसको जो है सस्पेंड और टर्मिनेट जो है डीआईएस कर दे, जो है यह बहुत गलत बात है और नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के खिलाफ है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इसको इस सरकार ने ही जो है इस व्यवस्था को नई लादा है। इसको सरकार, माननीय नेता सदन जी, जरा जो है आप इस पर ध्यान दें जो है कि ये व्यवस्था खत्म हो, यह व्यवस्था खत्म हो। ये जो है सेक्शन 21, 18 और 12 की व्यवस्था जो है स्थापित हो, ताकि जो है उनकी सेवा नियमावली जो है सुरक्षित हो सके। वह भी दिन रात परेशान है कि कब तक मैं विद्यालय में सेवारत हूँ और कब हटा दिया जाऊंगा, इसका कोई ठिकाना नहीं है। समाप्त करिए। बस मानवर आ गया अंतिम दौर में। मैं राजकीय विद्यालयों की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि राजकीय विद्यालय जो नए RMSA की योजना से खोले गए, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की योजना से मानवर, उसमें 1, 2, 3 शिक्षक, उनके पद जितने हैं वहां पर उसके मुताबिक उनकी नियुक्तियां नहीं। अकेले दुकेले विद्यालय में शिक्षक क्या पढ़ाएगा, किसको पढ़ाएगा? हाई स्कूल की मान्यता है, इंटर की मान्यता है, बिल्डिंग करोड़ों की बन गई है जो है, और पढ़ाने के लिए उसमें अध्यापक नहीं है। और 4 बार सबसे बड़ी विषमता की बात मैं बता दूं माननीय सभापति महोदय कि TGT और PGT की जिस परीक्षा से इसमें भर्ती होनी थी, 4 परीक्षाएं निरस्त हो गई।
4 परीक्षाएं का डेट आया और चारों की निरस्त हो गई। मैं इसका शुरू में विरोध कर रहा था, जब इस सारे आयोगों को भंग करके एक आयोग बनाने की बात सरकार ने किया कि राज्य शिक्षा आयोग बनेगा और सारे आयोग भंग किए जाते हैं। जिस दिन विधेयक आया उस दिन मैंने इसका विरोध किया था कि जब अलग अलग आयोग थे तब तो काम समय पर पूरा ही नहीं हो पा रहा था, और जब सारे आयोगों को भंग करके एक ही आयोग जब बनाया जा रहा है तो काम पूरा नहीं होंगे। उसका नतीजा है कि आयोग के चेयरमैन जैसे सम्मानित पोस्ट से लोग इस्तीफा देकर के भाग रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियों से को नहीं कर पा रहे हैं। और इन विद्यालयों में तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की नियुक्तियां नहीं हो पा रही हैं, जिससे साफ सफाई नहीं हो पा रही है। और आश्रम पद्धति के विद्यालयों में मानवर 17 साल से शिक्षक जो है कार्यरत हैं। यह 17 साल से समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित ये जनजाति विकास विभाग द्वारा संचालित राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय हैं। 17 साल से लोग उसमें काम कर रहे हैं मानवर, लेकिन उनको विनियमित नहीं किया गया। समाप्त करिए। जी सर, बिल्कुल अब समाप्त के कगार पर ही हैं सर कि एक को विनियमित करने के लिए मैं चाहता हूं माननीय नेता सदन जी कि जब 17 साल से जो कंटिन्यू काम कर रहा है और सरकारी संस्था में काम कर रहा है तो उसको कम से कम विनियमित तो कर दिया जाए। और अंत में मैं आपसे अल्पसंख्यक जो हमारे शिक्षक हैं, जो मदरसा विद्यालयों में पढ़ाते हैं, जो उनका केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों से जो है उनका मानदेय रोक दिया गया और बिना एक पैसा के सरकारी अनुदान के वो अभी शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। यह जो है शिक्षा का विषय है और इस पर हम चाहेंगे कि माननीय सभापति महोदय के माध्यम से नेता सदन इस बात का जरूर ध्यान दें कि जो है अल्पसंख्यक जो विद्यालय हैं, जिस पर प्रधानमंत्री जी ने कहा था, याद होगा आप सभी को कि एक हाथ में कुरान तो एक हाथ में हम लैपटॉप देंगे। समाप्त करिए ना। उन शिक्षकों के लिए जो कुछ भी केंद्र से मिल रहा था उसको भी बंद कर दिया गया और जो प्रदेश से मानदेय मिल रहा था 40% उसको भी बंद कर दिया गया। आज वो भूखमरी के कगार पर हैं। इसलिए आपके माध्यम से मैं नेता सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि समाज की रीढ़ शिक्षा होती है और शिक्षा से ही व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो सकता है। इस पर जो है सरकार ध्यान दे, इसकी रीढ़ को तोड़े न, शिक्षा को बर्बाद न करे, पूंजीपतियों के हाथ में न बेचे। इस पर आप सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं और इस सुनिश्चित विषय पर मैं सदन की कार्यवाही रोक करके इस पर चर्चा कराए जाने की मांग करता हूं। ठीक, उत्तर कौन देगा? माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी। माननीय सभापति जी, माननीय सदस्यों द्वारा जो शिक्षा की व्यवस्था के ऊपर प्रश्न उठाया गया कि उत्तर प्रदेश के अंतर्गत पिछले 9 वर्ष के कार्यकाल में शिक्षा की जो व्यवस्था थी उसमें गिरावट आई है। ये कहना पूरी तरह से गलत होगा कि शिक्षा की व्यवस्था के अंतर्गत पिछले 9 वर्षों में कोई कार्य नहीं किया गया और बच्चों के भविष्य के लिए सरकार बिल्कुल भी कार्य नहीं कर रही है। ये सदन के अंदर इस तरह के चीजों के ऊपर चर्चा करना जो कि बिल्कुल ही बेबुनियाद है और जिसको पूरी तरह से हम गलत ठहराते हैं। सरकार के द्वारा पिछले 9 वर्षों में बहुत सारे ऐसे निर्णय लिए गए जिसके अंतर्गत हमने बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए उनके भविष्य को उज्जवल बनाने का कार्य किया है और ये सारी चीजें
डेटा के आधार पे जो सर्वेस किए जाते हैं समय समय पे, उसके आधार पे मैं बोल रहा हूं। उत्तर प्रदेश में जो राष्ट्रीय सर्वेक्षण, अब उनको अपनी बात कहने तो दीजिए। माननीय नेता विरोधी दल, नहीं माननीय नेता विरोधी दल, माननीय नेता विरोधी दल, माननीय नेता विरोधी दल, माननीय नेता विरोधी दल, माननीय जाइए। माननीय मंत्री जी, कुछ अगर कहना हो कह दीजिए, वैसे वो लोग सुनना नहीं चाहते हैं। मैं माननीय सभापति जी, अभी तो उत्तर देना भी मैंने प्रारंभ नहीं किया था, उससे पहले उठ करके सभी चले। मैं पूरा उत्तर दे रहा हूँ हर एक चीज का, उनके एक एक प्रश्न का मेरे पास में उत्तर। आप अनुमति दे तो मैं हर एक चीज को यहाँ पे सदन में रख दूं। दीजिए उत्तर थोड़ा सीमित समय में। सरकार के द्वारा बहुत सारे अहम ऐसे फैसले निर्णय लिए गए जिससे बच्चों के भविष्य को सुधारा गया है, और जो राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 का किया गया, ये पूरे देश के अंतर्गत ये सर्वेक्षण होता है। और मैं उत्तर प्रदेश के लिए बताना चाहता हूं कि कक्षा 3 और कक्षा 6 में जो बच्चे हैं उत्तर प्रदेश का, उनका प्रदर्शन अगर औसत देखी जाए राष्ट्र भर से हर एक अन्य प्रदेश से, तो हमारे प्रदेश का जो प्रदर्शन है वो बेहतरीन रहा है। कक्षा 3 में भाषा में उत्तर प्रदेश का जो औसत है वो 68% रहा है, और जो कि राष्ट्रीय औसत है अन्य सभी प्रदेशों का अगर देखा जाए वो 64%, जो पूरे राष्ट्र में अन्य सभी प्रदेशों से अधिक है। अगर मैं गणित में कक्षा 3 में उत्तर प्रदेश का औसत देखूं, उत्तर प्रदेश के छात्रों का, वो 64% रहा है, जो कि राष्ट्रीय औसत केवल 60% है। 60 और उत्तर प्रदेश का जो औसत 64% है वो राष्ट्रीय औसत से अधिक है। कक्षा 6 में भी उत्तर प्रदेश का जो भाषा एवं गणित का प्रदर्शन है वो अन्य सभी प्रदेशों से बेहतरीन रहा है। यह अपने आप में बताता है कि उत्तर प्रदेश के अंतर्गत शिक्षा के क्षेत्र में जो बदलाव किए गए हैं, जो फैसले किए गए हैं, जो निर्णय लिए गए हैं, उससे बच्चों के जो लर्निंग आउटकम्स हैं उस पर प्रभाव पड़ा है, वो बेहतर हुआ है। प्रदेश सरकार के द्वारा प्राथमिक विद्यालयों में निपुण भारत मिशन के अंतर्गत एक कार्यक्रम चलाया जाता है जहां पे बच्चों को भाषा और गणित का ज्ञान दिया जाता है, और निपुण विद्यालय के रूप में जब हर एक बच्चा उस विद्यालय का निपुण बन जाता है तो उस विद्यालय को निपुण घोषित किया जाता है। 2025-26 में मैं बताना चाहता हूं कि आपको उत्तर प्रदेश में 48,000 से अधिक विद्यालयों को निपुण विद्यालय के रूप में घोषित किया गया है, जहां पे पढ़ने वाले हर एक बच्चे को भाषा और गणित का ज्ञान पूरी तरह से उन बच्चों में है। इन मूल्यांकनों का अलग से भी सर्वे करा करके इसको हम लोग चेक करवाते हैं कि जो डेटा हम लोगों के पास में आ रहा है इन सभी विद्यालयों का, ये वाकई में सही डेटा है या नहीं है, इसको अलग से भी वेरीफाई किया जाता है। उसके माध्यम से ये रिपोर्ट तैयार की जाती है कि बच्चों के अंदर जो उनके लर्निंग की जो स्किल है वो बेहतर हुई है। माननीय सभी सम्मानित सदस्यों के द्वारा प्रश्न उठाया गया कि विद्यालयों को बंद किया गया है पेयरिंग की व्यवस्था के अंतर्गत और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है। मैं माननीय सदन को पिछली बार भी इस सदन में इस प्रश्न को उठाया गया था, तब भी सूचित कराया था, और इस बार भी मैं आपको सूचित कराना चाहता हूं कि किसी भी विद्यालय को बंद करने का निर्णय सरकार ने नहीं लिया है। एक भी विद्यालय बंद नहीं किया गया है। 50 से कम बच्चों वाले विद्यालय जो थे उनको आपस में पेयर किया गया, और जो विद्यालय उसकी जगह पर रिक्त हुआ जहां से उन बच्चों को ले जाकर के 1 किलोमीटर की अवधि के अंतर्गत प्राथमिक में और उच्च प्राथमिक 3 किलोमीटर की अवधि के अंतर्गत उन विद्यालयों को, जो कि एनईपी के अंतर्गत नियमावली है उसी के मानकों को पालन करते हुए हमने विद्यालयों को मर्ज किया 1 किलोमीटर और 3 किलोमीटर के अंतर्गत। और जो विद्यालय खाली हुए उन विद्यालयों में प्री प्राइमरी यानी कि बाल वाटिका की क्लासेस का संचालन किया जा रहा है, और उन बच्चों के लिए सभी सुविधाओं को उपलब्ध कराया जा रहा है। प्री प्राइमरी के लिए हम सब लोग
जिस तेजी के साथ उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में हमने डिजिटल एजुकेशन को, डिजिटल लर्निंग को बच्चों को, क्योंकि आधुनिक जब युग है तो आधुनिक शिक्षा की व्यवस्थाएं भी होनी चाहिए। हमने प्रदेश में डिजिटल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए पिछले 8 वर्ष के 9 वर्ष के कार्यकाल में बहुत कार्य किया है और जिसके फलस्वरूप आज उत्तर प्रदेश में 32,000 स्कूलों में स्मार्ट क्लासेस की सुविधा संचालित है। बच्चे डिजिटल एजुकेशन के माध्यम से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। फर्नीचर के संबंध में मैं उपलब्ध जानकारी देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में हर एक विद्यालय को फर्नीचर उपलब्ध कराए जाने के लिए हमारी सरकार बहुत तेजी से कार्य कर रही है और वर्तमान में 65% स्कूलों में फर्नीचर की भी बच्चों की जो सुविधा है उसको भी पूर्ण किया जा चुका है, फर्नीचर भी उपलब्ध कराया जा चुका है। शिक्षा की गुणवत्ता तथा सभी बच्चों की जो शिक्षा है उसको पूरे प्रदेश में एक नया आयाम देने के लिए, एक नया रूप देने के लिए हमारे जो उत्तर प्रदेश सरकार का जो विजन है कि बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत परिषदीय विद्यालयों के अंतर्गत किस तरह की शिक्षा की एक प्रणाली बनाई जानी चाहिए और किस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए, इसको देखते हुए हमने सीएम मॉडल कंपोजिट विद्यालय की एक नई योजना को बना करके लागू किया। इस योजना के अंतर्गत 150 सीएम मॉडल कंपोजिट स्कूल जो कि रुपए 4,500 करोड़ की धनराशि से हमारे सभी 75 जनपदों में, जिसका कार्य भी चल रहा है, गतिमान है, हर एक जनपद में 2-2 विद्यालय को बना करके हम सब लोग तैयार कर रहे हैं और बहुत जल्द जब ये विद्यालय माननीय सभापति जी बन करके तैयार होंगे तो उत्तर प्रदेश सरकार का जो विजन है हर एक बच्चे का भविष्य को संवारने का, उसके भविष्य को बेहतर बनाने का और उत्तर प्रदेश को एक उत्तम प्रदेश के रूप में, जिस तरह से उत्तर प्रदेश एक ग्रोथ इंजन के रूप में आज बन करके उभरा है, हमारा उत्तर प्रदेश का हर एक बच्चे का भविष्य संवरे, इस विजन के साथ हम सब लोग कार्य करेंगे और ये विद्यालय जब बन के पूर्ण होंगे हमारा विजन साकार होगा। हमारी सरकार गांव, गरीब, किसान, मजदूर और मध्यम वर्ग के हर एक बच्चे के लिए 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष की आयु, 6 वर्ष की मिनिमम आयु है कि कक्षा 1 में दाखिला लेने के लिए मिनिमम 6 वर्ष की आयु होनी चाहिए और उससे पहले प्री प्राइमरी की व्यवस्था, जिसका मैंने जिक्र किया कि जो विद्यालय अभी खाली हुए हैं मर्जिंग के प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद में, उन सभी विद्यालयों में प्री प्राइमरी यानी बाल वाटिका 3 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष तक की, 4 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष तक की आयु तक वहाँ बच्चा प्री प्राइमरी की क्लासेस को करेगा और 6 वर्ष का हो जाने के बाद में हमारे बेसिक शिक्षा के परिषदीय विद्यालयों में कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 8 तक यानी 6 से लेकर के 14 वर्ष की आयु के हर बच्चे के लिए शिक्षा को अनिवार्य करना हमारी सरकार के लिए हमारी प्राथमिकता है, हमारा संकल्प है और हम समय समय पे स्कूल चलो अभियान के माध्यम से और विभिन्न अलग अलग जागरूकता के कार्यक्रमों के माध्यम से हर एक बच्चा जो स्कूल की शिक्षा की व्यवस्था से आज जुड़ा हुआ नहीं है उसको शिक्षा व्यवस्था से जोड़ने का सरकार निरंतर प्रयास कर रही है और मैं इसको सुनिश्चित करना चाहता हूं कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में एक भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जो शिक्षा की व्यवस्था से दूर हो। आज भी हम इसको मैं दावा कर सकता हूं कि हमारी सरकार लगातार प्रयास करती है। कोई भी बच्चा अभी भी गांव-गांव में हर एक घर में हमारे शिक्षक भी जाते हैं और भी हमारे जितने भी साथ के हमारे साथीगण हैं, सदस्यगण हैं, सभी सांसद हैं, विधायक हैं, सभी लोग इस पूरे अभियान में प्रतिभाग करते हैं और जागरूकता फैलाने का काम करते हैं कि हर एक बच्चे को हम विद्यालय लेकर के आएं। मैं समाप्त करिए। जो विपक्ष के द्वारा और माननीय सभी सदस्यों के द्वारा सरकार के ऊपर शिक्षा व्यवस्था को लेकर के जो आलोचना की गई है, मैं अपने प्रश्न में हर एक चीज़ को मैंने स्पष्ट किया है और उनके द्वारा किए गए जितने भी नकारात्मक शिक्षा के ऊपर जो उन सब लोगों ने आरोप लगाए थे, मैं उसको अपनी ओर से पूरी तरह से गलत बताता हूँ। ठीक है, कार्य स्थगन अस्वीकार। और ये सूचना पहले भी आई थी, सरकार को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी गई है। दूसरी सूचना है श्री राज बहादुर सिंह चंदेल जी। मैं सदन के माध्यम से ओबरा इंटर कॉलेज ओबरा जनपद सोनभद्र से मेसर्स JV कॉलेज ट्रस्ट एंड मैनेजमेंट सोसाइटी नई दिल्ली द्वारा संचालित ओबरा इंटर कॉलेज ओबरा में प्रतिनियुक्त पर तैनात किए गए शिक्षकों को राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में समायोजित किए जाने की ओर शासन का ध्यान आकर्षित करना चाहिए। महाप्रबंधक परियोजना प्रबंधक ओबरा तापी परियोजना उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड जिला सोनभद्र उत्तर प्रदेश के आदेश
दिनांक 8 जून 2023 द्वारा ओबरा इंटर कॉलेज ओबरा में तैनात 21 शिक्षकों को डीएवी प्रबंधन के अधीन संचालित ओबरा इंटर कॉलेज ओबरा को हस्तांतरित कर दिया गया है। उक्त शिक्षक आदेश दिनांक 8 जून 2023 के अनुपालन में ओबरा इंटर कॉलेज ओबरा में शिक्षण कार्य कर रहे हैं। प्राइवेट संस्था में शिक्षण कार्य करने के दौरान इनका मानसिक उत्पीड़न प्रबंधन द्वारा किया जा रहा तथा इन शिक्षकों के पदोन्नति के अवसर भी समाप्त हो गए हैं। इन शिक्षकों द्वारा लंबे समय से माध्यमिक विद्यालयों में तैनात किए जाने और उससे उन्हें मानसिक उत्पीड़न व आर्थिक हानि से मुक्त मिल सके तथा पदोन्नति के अवसर भी प्राप्त हो सकें। शासन की अनदेखी से शिक्षकों में आक्रोश व्याप्त है, स्थिति विस्फोटक है। अतः लोक महंत के तात्कालिक अवगुणी सुनिश्चित विषय पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा करा जाए। मानव ये जितने भी इस तरह के विद्यालय थे उन विद्यालयों का जहाँ जहाँ भी अटैच किया गया है, कानपुर का इसी तरह के कॉलेज है पनकी में, तो वो भी विद्युत विभाग का है और वहाँ के भी शिक्षक वेतन से वंचित चल रहे हैं। बहुत ही कठिनाई, फीस से उनका वेतन 25% भी नहीं निकल पा रहा। अब वो बड़े परेशान हैं, हम लोग कुछ करने में असमर्थ हैं। पिछले सत्र में उनकी बात भी उठाई थी, इस बार ओबरा के लोगों ने चाहा तो मेरी बात भी सदन से उस पर लाइए। मैं चाहता हूँ सरकार इस पर कुछ विचार करे। इनको क्यों न राजकीय इंटर कॉलेजों में सब प्रशिक्षित स्नातक पर स्नातक हैं, और क्यों न इनको राजकीय इंटर कॉलेज के रिक्त पदों के प्रति कहीं इनके टेस्ट लेकर के जैसा भी बनता हो समायोजित करना है तो इनको दिया जा सकता है। इनकी नौकरियां मुश्किल से 10-10, 5-5 वर्ष उम्र भी बढ़ गई और उम्र पहुंच रही है 50-55 के आसपास। ऐसी स्थिति में इनके परिवार भी भुखमरी के कगार पर हैं। इससे बड़ी संवेदनशील और विस्फोटक है। मैं चाहता हूं मान्यवर इन स्कूलों के विषय में सरकार अवश्य ध्यान दे और इन जितने भी 7-8 विद्यालय मर्ज किए गए हैं, विद्युत परिषद से अलग किए गए हैं, राजकीय सेक्टर के बजाय प्राइवेट सेक्टर के विद्यालयों को दिया गया है, जिनके तरफ से इनके साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। और ये शिक्षक बहुत ही बुरी तरह से बेहद परेशान हैं। इनको बिल्कुल जीने लायक वेतन भी नहीं मिल रहा है। मानवर ये संवेदनशील प्रकरण है, इस पर सरकार को विचार करना चाहिए। इस पर कुछ उचित मार्गदर्शन से दिशा निर्देश देने का प्रयास करें। ठीक है, ठीक है। माननीय मंत्री जी। सोनभद्र राज्य विद्युत बोर्ड ओबरा द्वारा संचालित संस्था थी। उक्त विद्यालय कभी भी राज्य की संस्था नहीं रही है। विद्युत बोर्ड द्वारा डीएवी संस्था को विद्यालय संचालित किए जाने हेतु हस्तांतरित किया जा चुका है। वर्तमान में कार्यरत शिक्षक कर्मचारियों को संस्था द्वारा अपने स्रोतों से भुगतान की कार्रवाई की जाती है। वर्तमान व्यवस्था के अंतर्गत विद्यालय में कार्यरत शिक्षक कर्मचारियों को अनंतर राजकीय अथवा अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों में समायोजन किए जाने की कोई व्यवस्था लागू नहीं। वैसे कार्य स्थगन अस्वीकार करते हैं और ये है कि पूर्व में सूचना के संबंध में आज दिनांक 19/12/25 को कार्यसूची की मत संख्या 17 पर माननीय माध्यमिक शिक्षा मंत्री स्वतंत्र प्रभार द्वारा विगत सत्र में दिनांक 13/8/25 को नियम 105 में के अंतर्गत सूचना दी गई थी। उस उक्त सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत कराएंगे। अगली सूचना माननीय ध्रुव कुमार त्रिपाठी जी की। प्रदेश की तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा पूरी माध्यमिक शिक्षा को निजी हाथों में सौंपने हेतु किए गए अभ्यास में इस कार्य अध्याय की शुरुआत वर्ष 1987 में इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत स्थापित होने वाले माध्यमिक विद्यालयों को अंतरिम व्यवस्था के रूप में शासन द्वारा वित्त विहीन मान्यता प्रदान की गई थी, जो आज तक पूरे प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था को पंग बना दिया है। लगभग 39 वर्ष बीत जाने के बाद भी वह तथाकथित अंतरिम व्यवस्था दुनिया की आश्चर्य के रूप में आज भी प्रचलित है।
तत्कालीन सरकार ने यह व्यवस्था मात्र 2 वर्ष के लिए आर्थिक संसाधन की कमी का बहाना बना करके लागू की थी। 2 वर्ष के पश्चात लागू करने वाली सरकार को अभी तक प्रदेश की शासन व्यवस्था में नहीं आई, लेकिन जो सरकारें आईं सभी सरकारों ने इस व्यवस्था को बढ़ावा ही दिया। इन विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक पूर्ण योग्यता रखते हुए राष्ट्र निर्माण की भूमिका एवं बेरोजगार के प्रतिमूर्त के रूप में वर्तमान सरकार में असहाय एवं मजबूर है। नाम मात्र के अल्प वेतन पर काम करने के लिए बाध्य इन शिक्षकों के लिए अभी तक कोई सेवा नियमावली भी लागू नहीं की गई जा सकी। माननीय उच्चतम न्यायालय के समान कार्य के लिए समान वेतन प्रदान करने के आदेश के उपरांत भी कल्याणकारी सरकारें अभी तक प्रभावी नहीं कर सकी। समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था इन शिक्षकों पर लागू न किए जाने के परिणाम स्वरूप कई परिवार भूख से अपने प्राणों की आहुति दे चुके हैं। शासन और सरकार के संज्ञान में निश्चित रूप से जरूर आया होगा, लेकिन कोई भी सहायता इन शिक्षकों को नहीं दी गई। फलस्वरूप शिक्षक समुदाय इस आज़ाद देश के कल्याणकारी राज्य में अपने आप को द्वितीय स्तर के नागरिक से भी बदतर स्वीकार कर लिया है। न रहने का ठिकाना, न भोजन का प्रबंध, न ही दवा की व्यवस्था। शिक्षक एवं उनका परिवार जिंदा रहने के बजाय आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। यहाँ तक कि भारी संख्या में तत्समय से कार्यरत शिक्षक सेवानिवृत्त हो चुके हैं अथवा होने वाले हैं। ऐसी परिस्थितियों में बुद्धिजीवियों में, अभिभावकों, शिक्षकों और छात्रों में सरकार के प्रति भारी रोष एवं आक्रोश व्याप्त है। स्थिति गंभीर एवं चिंताजनक है। प्रदेश के शिक्षकों द्वारा चारों ओर से इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 के अनुसार सेवा नियमावली बनाने और समान कार्य के लिए समान वेतन प्रदान करने की मांग की जा रही है। अतः इस अविलंबनीय और लोकमत के सुनिश्चित परस्पर समान कार्य के लिए समान वेतन देने के संबंध में सरकार से चर्चा करने के लिए यह सदन अपना आज का कार्य स्थगित करता है। माननीय सभापति जी, यह जब सदन चलते हैं, आहूत किए जाते हैं, तो यह प्रकरण जरूर नियम के अंतर्गत जरूर आता है, क्योंकि यह एक बहुत बड़ा संवेदनशील प्रकरण है और इस प्रदेश की आबादी जो भी है, कोई 22 करोड़ कहता है, कोई 25 करोड़ कहता है, जो भी हो, एक और रेट तो नहीं मालूम है। लेकिन इस बड़े प्रदेश में जहां पूरी माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था इन वित्तविहीन विद्यालयों के शिक्षकों ये कहा जाए कि 80% 75% शिक्षा व्यवस्था इन्हीं के हाथ में है, तो वह निश्चित है, सत्य है। लेकिन आज हम कहाँ जा रहे हैं? हम 2047 का मिशन देख रहे हैं। हम विश्व गुरु बनने की ओर चल रहे हैं। संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार में एक अधिकार यह भी है कि समानता का अधिकार, समान कार्य के लिए समान वेतन। माननीय न्यायालय ने भी कहा है कि समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाना, लेकिन न मालूम क्या है, सरकार इनकी संख्या 3 लाख से अधिक भी नहीं है माननीय, क्योंकि वह सब लिखा हुआ माध्यमिक शिक्षा परिषद के पोर्टल पर है। कोई अधिकारी यह नहीं कह सकता, कोई सरकार यह नहीं कह सकती कि हमको जानकारी नहीं है। सब लिखा है, वो सारे काम करते हैं, सारी योग्यता रखते हैं, लेकिन सरकार मजदूर की श्रेणी में भी रखने की आवश्यकता नहीं समझी।
वह यदि उनको श्रमिक भी श्रेणी में, तो उनको अति कुशल श्रमिक भी माना जाना चाहिए। माननीय नेता सदन इस पर तत्कालीन उप मुख्यमंत्री ने कई बैठकें भी की। सारे लोग जानते हैं, जो भी शिक्षा क्षेत्र से हैं, जो स्नातक क्षेत्र से हैं, सब लोग जानते हैं, पूरा सदन भी जानता है। हाँ, लेकिन इन शिक्षकों के लिए कुछ किया नहीं गया। मानव एक बार सरकार 7 के अंतर्गत मान्यता देती है, एक बार सरकार 7(4) के अंतर्गत मान्यता देती है, लेकिन उसे भी अंशकालिक से वित्त विहीन से छुटकारा नहीं मिल रहा। सरकार जो अपने करती है उसका भी नहीं हो पाता है। मानवर, अब भूखे भजन न हो गोपाला मानवर, जिस प्रदेश का शिक्षक भूखा है, ज्ञान का सागर सूखा है मानवर, क्या यह प्रदेश बिना शिक्षकों के चलेगा? क्या सारी अर्थव्यवस्था इन शिक्षकों को कुशल अति कुशल श्रमिक के भी बराबर मूल्यांकन करने में काहे पीछे हो रही है? सब कुछ तो हो रहा है मानवर, कौन नहीं पा रहा? सब पा रहे हैं, लेकिन एक भी वित्त विहीन शिक्षक को कोई भी सरकारी इमदाद, सरकारी सहायता, सरकार के विकास के कार्यों की का कोई लाभ कोई बता दे। ये जो हमारे माननीय सदस्य हैं, सबके पास पड़ोस घर के तमाम इन विद्यालयों में हैं, सबके पास आते हैं, सारे सब जनप्रतिनिधि हैं, सब महत्वपूर्ण हैं, लोकप्रिय हैं, सबके पास आते हैं। एक सरकार ने कहा कि हमारी अर्थव्यवस्था नहीं ठीक है, हम 2 वर्ष के करेंगे। अब जब 2 वर्ष के बाद दूसरी सरकार आई मानवर, तो उसने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया और बढ़ावा दे दिया। अब उसमें जैसे एक स्पर्धा हो गई कि कोई एडेड कॉलेजों में अंशकालिक शिक्षकों की या वित्त विहीन मान्यता दी, तो कोई आया तो पूरा दे दिया, तो फिर कोई आया तो महाविद्यालयों को भी दे दिया, कोई फिर आया तो विश्वविद्यालयों को भी दे दिया, टेक्निकल कॉलेजों को भी दे दिया। लेकिन मान्यवर, उसमें शिक्षा प्रदान करने वाले शिक्षकों की बदतर स्थिति पर दया सरकार की होनी चाहिए, क्योंकि सरकारें लोकतंत्र के सारे राज करने का अधिकार पाती हैं। कल्याणकारी उनकी योजनाएं उन पर भी लागू होनी चाहिए। क्या संविधान में मौलिक अधिकार में समानता का अधिकार नहीं है कि जो समान कार्य करे उसको समान वेतन दिया जाए? क्या यह सौतेला व्यवहार शिक्षकों पर ही होगा? क्या केवल इतने दोष है कि उन विद्यालयों में गरीब परिवार के बच्चे पढ़ते हैं? दीनदयाल के अंत्योदय की कल्पना वाले बच्चे पढ़ते हैं? मध्यम और गरीब अति दलित परिवार के बच्चे पढ़ते हैं? क्या राष्ट्र निर्माण की भूमिका का निर्माण वो शिक्षक नहीं करते हैं? किस लोग कल्याणकारी सरकारों की प्राथमिकता नहीं रही है कि झोपड़ी के अंतिम बच्चे को शिक्षा प्रदान कराई जाए? शिक्षा के माध्यम से ही विकास की किरण उसके घर पहुंचेगी। क्या नोबेल पुरस्कार पाने वाले अमर्त्य सेन का हुआ था कि
इस धरती से गरीबी, इस विश्व से गरीबी तभी दूर हो सकती है जब हर एक बच्चा गुणवत्तापरक शिक्षा प्राप्त करेगा। क्या गुणवत्ता प्राप्त शिक्षा प्रदान करने वाले शिक्षक को पेट भरने का अधिकार नहीं है? समाप्त अब मैं समाप्त कर रहा हूं। मैंने बड़ी पीड़ा है मानवर, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। इस सदन का सेवक हूं, आप इस सदन का के संरक्षक है मानवर। क्या उस सदस्य को अपने परिवार के लिए दवा कराने की आवश्यकता नहीं है? उसकी बेटी को ब्याह करने का उसका सपना नहीं है? माननीय, आखिरकार आजादी के 75 वर्ष के बाद भी इन वित्तहीन विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के प्रति क्यों गंभीरता नहीं ली जा रही है? तमाम बिंदुओं पर गंभीरता ली गई, तमाम कल्याणकारी कार्य किए गए, हर व्यक्ति को लाभ दिया गया, हर एक व्यक्ति को जो गरीबी रेखा में है, गरीब है, सबको भोजन दिया जाता है, दवा दिया जाता है, सारी व्यवस्था दी गई। लेकिन माननीय, इन व्यक्तिहीन शिक्षकों का नहीं मालूम क्या दुर्भाग्य है अब समाप्त कि भगवान ने उनको किस तरह से बना दिया कि नहीं, तुमको जीने का अधिकार नहीं है। जिस उत्तर प्रदेश में रहोगे तो तुम्हें कोई सुविधा नहीं दी जाएगी। तुम चाहे राष्ट्र निर्माण का काम करो, चाहे जो काम करो, तुम्हारा कोई पुरसा हाल नहीं रहेगा। मैं माननीय सभापति जी, आज आपके माध्यम से इस लोकप्रिय सरकार, कल्याणकारी सरकार के नेता सदन से, इस सदन के नेता सदन से मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि इन वित्तहीन विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को समान कार्य के लिए समान वेतन प्रदान किया जाए, और जब तक कहीं कोई विधिक कठिनाई है तब तक उनको कम से कम अति कुशल श्रमिक के बराबर उनको वेतन देने की व्यवस्था, मानदेय देने की व्यवस्था कराने के लिए आज का कार्य स्थगित करने की मांग करता हूं। माननीय मंत्री जी।